आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। एक बार फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं अपना वीडियो। तो इसमें हम बात करेंगे आज भारत के एक सामान्य परिचय की। ठीक है, इसमें भारत से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। एक ही वीडियो में भारत की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो क्षेत्रफल है भारत का वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो वो है रूस का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर राज्यों की बात की जाए भारत में तो राज्यों की संख्या है 28। राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या वो 8 है। आप हमें केंद्र शासित राज्यों की संख्या को कमेंट करके बताएं कि कितने केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत का जो विस्तार है वो विश्व के नक्शा में कहाँ पर विस्तार है। ठीक है, कितना अक्षांशीय कितना देशांतर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए जो यहाँ पर दिया गया है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसके देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 87 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, पूरब से पश्चिम में लंबाई, ठीक है, पूरब में पश्चिम में लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। इसी चित्र में सब कुछ मेंशन किया गया है कि इसकी लंबाई जो दी गई है वो 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम में। आगे हम बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर यहाँ पर मेंशन की गई है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ओके, अगर हम बात करें भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी जो है वो है नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। आज अब तो इसकी जनसंख्या जो होगी वो 133 करोड़ से ऊपर पहुंच गई होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। इसी तरह से आबादी बढ़ती रही तो ये पहला स्थान भी ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो यह जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व में दूसरा स्थान है भारत का, और पहला किसका है? वो है चीन का। किसका है? चीन का। ओके, आगे हम बात करते हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो वो 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की वो भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व की बात करें तो इसका 2.4 कितना है? 2.4% क्षेत्रफल है विश्व का, भारत का, विश्व में भारत का। ठीक है, और जनसंख्या निवास करती है 17.5%। आगे हम बात करते हैं। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो 6,100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भारत में? भारत के द्वीपों की संख्या तो वो है 247। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या है 204। अरब सागर में द्वीपों की संख्या है 43। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर दायरा में, इंडिया में अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से कि 1 किलोमीटर के प्रति 1 किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या जो है वो 300 कितनी है? 382 है। प्रति किलोमीटर के दायरा में 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। अब देखिए भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है या भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को जनरली 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर हम 6 भौगोलिक भूभागों की बात करेंगे। तो भारत का देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो नीले कलर से यहाँ पर मेंशन किया गया है वो उत्तर का पर्वतीय भाग है। ओके,
उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है या भाग है। आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर, उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो ग्रीन कलर से प्रिंट है इस नक्शा में वो उत्तर का विशाल मैदान है। ओके, आगे हम बात करते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, तो दक्षिण का पठार कहा जाता है या प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। चौथे नंबर पे आता है समुद्र तटीय मैदान। जो समुद्र तटीय मैदान है वो गुजरात, केरला, मुंबई, आंध्र प्रदेश आदि एरिया में फैले हुए हैं। जो समुद्र तटीय एरिया है वहां पर फैले हुए हैं। थार का मरुस्थल वो राजस्थान में स्थित है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, थार का मरुस्थल। आगे बात करते हैं द्वीप समूह। जो द्वीप समूह है वो भारत के अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, ये सब क्या है, द्वीप समूह है। तो भारत को कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में। यूपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपको अगर भारत को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बांटने को दिया जाए तो कितने भागों में बांटेंगे, तो कोई 5 बताता है, कोई 6 बताता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जनरली तो 5 दिए जाते हैं, काफ़ी किताबों में एनसीईआरटी की बुक्स में 5 मिलते हैं। यहाँ पर हमने 6 टाइप बताए हैं आपको। आपको सही लगा है तो कमेंट करके बताना है कि ये 6 टाइप में बांटना चाहिए कि 5 टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो राज्यों की संख्या यहाँ पर है 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं। तो पहला राज्य पड़ेगा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल और 7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य हैं जो आपके जो कर्क रेखा से, जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा गुजरती कहाँ से है, तो आपसे कई बार पूछा गया कि 23.5 डिग्री से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा से एक मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है कि इस बार पूछा गया है कि त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के बीच जो वह है बांग्लादेश, तो उसके बीच की जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो शून्य रेखा कहा जाता है। त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है, तो त्रिपुरा से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जितने भी राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगले हम बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्वत तथा भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो देखिए, भारत के जो प्रमुख पर्वत हैं वो हिमालय, कराकोरम, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई, नीलगिरी, मैकाल, इलायची पर्वत, जिसपे इलायची बहुत उगाई जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है सिंधु नदी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग करती है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी होगी, हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है। सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा पवित्र नदी, सबसे लंबी पवित्र नदी की बात की जाए तो गंगा नदी है। यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती, रामगंगा, चंबल, कृष्णा, ये प्रमुख नदियां हैं भारत की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कई बार बच्चे टिक करके आते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गार्डविन आस्टीन या माउंट केटू, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसके अलावा दूसरी पूछी जाए आपसे कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी या पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,600 मीटर है। इसके अलावा नंगा पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें कौन सी हैं, एक डल झील है, बुलर झील है, नैनीताल है, सतताल है, नागिन और सांभर, डिडवाना, चिल्का, हुसैन सागर, ठीक है। ये फेमस प्रमुख झील हैं जो इंडिया की हैं। आगे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश और सीमा विस्तार।
ठीक है। इसी वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैंने समेट के दी हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फ्री में जी के मिलेगी, कोई भी आपसे फाइन नहीं जाएगा, कोई किसी भी तरह का फाइन नहीं लिया जाएगा। इस चैनल पर आपको फ्री में जी के मिलेगी, हिंदी मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, आगे हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार, कितने एरिया में कहाँ तक सीमा विस्तार फैला हुआ है। तो देख लीजिए, जो सबसे अधिक सीमा विस्तार भारत का है वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो सीमा विस्तार है वो 4096.7 किलोमीटर फैला हुआ है। भारत से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश का सीमा विस्तार, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है भारत तथा चीन, 3488 किलोमीटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है भारत पाकिस्तान, 3332 किलोमीटर। चौथे नंबर पे आता है भारत और नेपाल, 1751 किलोमीटर। पाँचवें नंबर पे आता है भारत और म्यांमार, 1643 किलोमीटर। छठवें नंबर पे आता है भूटान, 916 किलोमीटर। सातवें नंबर पे आता है भारत और अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर सीमा को स्पर्श करता है भारत की अफगानिस्तान। आपसे एग्जाम में यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि बताइए किस देश की सीमा भारत से सबसे अधिक छूती है या मिलती है, तो आपका ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश, ठीक है। और दूसरा बनेगा कि किस देश की सीमा भारत से सबसे कम मिलती है, तो उसका ऑप्शन रहेगा अफगानिस्तान, ओके। अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ एक राज्य से मिलती है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करते हैं पड़ोसी देशों की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य। कुछ पड़ोसी देश हैं हमारे जिनकी संख्या 7 है। 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि बताइए हमारे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 7 है। पड़ोसी देशों की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से राज्य? अब देख लेते हैं। चीन देश है, उससे कौन कौन से राज्य मिलते हैं? पहला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो चीन की सीमा को छूते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेपाल किन किन राज्यों की सीमा को छूता है, तो वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को याद रखें, ठीक है। आप सिक्किम को याद रखें। यहाँ पर भी सिक्किम आया है, यहाँ पर भी सिक्किम आया है, और देख लीजिए यहाँ पर भी सिक्किम आया है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कितने सिक्किम जो राज्य है उस राज्य की सीमा कितने देशों से मिलती है, तो वहां पर तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा 3 देशों से मिलती है। कौन कौन से देश? भूटान, नेपाल और चीन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो है उससे भी 5 राज्यों की सीमा मिलती है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिपुरा से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए त्रिपुरा, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश किस राज्य को 3 तरफ से घेरे हुए है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाता है त्रिपुरा, ठीक है। या ऐसे प्रश्न बन सकता है कि त्रिपुरा को 3 ओर से घेरने वाला देश कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश, ओके। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो शून्य रेखा कहते हैं, ओके। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमा छूती है। एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार से भी 4 राज्यों की सीमा छूती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। आगे आता है भूटान, छोटा सा देश, पड़ोसी देश, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सूर्य उदय का राज्य किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। तो सूर्य उदय का राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, ओके। सूर्य उदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश। आगे हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो जो अफगानिस्तान है
उससे सिर्फ एक ही राज्य की सीमा छूती है, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है, उत्तरतम बिंदु कौन सा होता है, पश्चिमी बिंदु कौन सा होता है, पूर्वी कौन सा है, भारत की दक्षिणतम सीमा का किसे कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणतम मुख्य सीमा किसे कहा जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आज हम बात करते हैं कि जो उत्तरतम बिंदु होता है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है, जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कॉल ही कहा जाता है और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ओके, आगे हम बात करते हैं उत्तरतम बिंदु, तो उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में। ठीक है, तो उत्तर में क्या है, कॉल है, और दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा कॉल कौन से राज्य में स्थित है, तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य में पॉइंट स्थित है इंदिरा कॉल। ओके, आपसे पूछा जाता है, देखिए उत्तर और दक्षिण वाला तो सभी लोग याद कर लेते, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी जब पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अब देखिए जो पश्चिमी बिंदु है उसको वो कहाँ पर स्थित है, तो गोरमोता। कहाँ स्थित है, गोरमोता, गुजरात में। ठीक है, सूर्य अस्त का राज्य किसे कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है। भारत में सूर्यास्त कहाँ होता है, गुजरात में होता है, और सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो पश्चिम बिंदु जो हो जाएगा वो तुम्हारा गुजरात में गोरमाता हो जाएगा, और जो पूर्वी बिंदु है वो कीबिदु हो जाएगा, कीबिदु। क्या हो जाएगा, कीबिदु। और कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, आगे हम बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है, तो इसका लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ठीक है, इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें आप, यहां से क्वेश्चन अवश्य बनता है, यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे पुलिस हो, यहां से क्वेश्चन अवश्य बनता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब देखिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, यहां से भी प्रश्न बनता है। हमने वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं जहां से प्रश्न बनता है। ओके, आगे हम बात करते हैं, देखिए भारत और चीन की जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इसको सर्वप्रथम मंजूरी कब मिली थी, निर्धारित कब किया गया था सीमा को, तो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित कर दिया गया था इस रेखा को, जो चाइना और इंडिया के बीच में स्थित है, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। ओके, आगे हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा। जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है रेड क्लिफ नाम से। किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ। इसको कब मंजूरी मिली थी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था। तारीख याद करना बहुत आसान, जब देश आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था बॉर्डर, जिसे रेड क्लिफ कहा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच का। आगे हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डूरंड रेखा कहा जाता है। विभाजन से पूर्व की बात है। ठीक है, अब यह रेखा जो है वो कहाँ पहुंच गई है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा, अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब यहाँ पर बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की सीमा भारत से छूती है उसका नाम है शून्य रेखा। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। भारत से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य भी यहाँ पर लाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल से हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, देखिए भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो इसका सही ऑप्शन होता है त्रिपुरा। आपको ये बात 3 बार में बता चुका हूँ इस वीडियो में कि जो भारत है, भारत का राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है
वो क्या कहलाती है? तो वो शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं कि पाकिस्तान से लगे भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? पाकिस्तान से जुड़े हुए भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? अब देख लीजिए, यहां पर ये क्वेश्चन नया बना है बिल्कुल। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो पाकिस्तान से सबसे अधिक लगती है और इसकी लंबाई है 1225 किलोमीटर। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेपाल, अगला पॉइंट है नेपाल कामा भूटान, नेपाल कामा भूटान चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, कौन सा राज्य है? सिक्किम। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। और आगे देखें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। आगे हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो वो है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। आगे हम बात करते हैं, अब आए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो हर एक प्रतीक के बारे में आपको इम्पोर्टेंट नॉलेज देंगे, कब उन्हें लागू किया गया था और क्या चीज़ें उनसे संबंधित हैं। हर फैक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि नॉलेज हर इंसान को मिलनी चाहिए। कोई भी नॉलेज से गरीब नहीं होना चाहिए हमारे देश में। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ओके, अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। सभी को मालूम है, सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है? वो तिरंगा है। ठीक है, तो इसके पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो उसका अनुपात होता है 3:2। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2, यानी कि लंबाई जो होगी वो 3 होगी और चौड़ाई जो होगी वो 2 भाग होगी। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसमें 3 रंग पाए जाते हैं। पहला केसरिया, ऊपर की ओर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद होता है और नीचे की ओर हरा रंग होता है, और बीच में एक चक्र है जिसमें नीला कलर से है। चक्र क्या है? नीले कलर का है और उसमें 24 तीलियां पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए एक तिरंगे में कितने कलर होते हैं, तो कहना 4। कितने होते हैं? 4 कलर होते हैं, एक नीला, केसरिया और सफेद, हरा। ठीक है, अब देख लीजिए, जो केसरिया रंग होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, हरा रंग होता है समृद्धि का प्रतीक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ में स्थित स्तंभ है। क्या है? सिंह स्तंभ जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अब देखिए राष्ट्रीय चिन्ह को मंजूरी कब मिली थी? तो भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ओके, यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4, 1, 2, 3 और एक इसके अपोजिट साइड में, यानी कि 4, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्गृत एक सूत्र है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, अब देख लीजिए इससे संबंधित कुछ चीजें। लिखा है जिसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। ठीक है, सत्य की विजय होती है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान। तो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है?
राष्ट्रीय गीत क्या है, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है। राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है। ओके, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसे गाने का कुल समय जो है निर्धारित किया गया, वो 52 सेकंड निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को प्रदान की गई थी। मतलब हमारा गणतंत्र लागू होने से पहले जनगण मन को स्वीकृति प्रदान हो गई थी 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था। ओके, अगले इससे संबंधित पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक, कौन सा है, भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है, तो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका है उससे लिया गया है। ये नया पॉइंट है बिल्कुल, ये किसी भी वीडियो में आपको मेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, भारत भाग्य विधाता से जनगण मन को लिया गया है राष्ट्रीय गान को। इसमें जो पंक्तियों की संख्या होती है वो 13 होती है, यहाँ पर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना और आप गिन लेना। ठीक है, इसमें 13 होती है। अगले हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वो वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ओके, संविधान परिषद जिस दिन आपका राष्ट्रीय गान हुआ था, निर्धारित हुआ था, उसी दिन राष्ट्रीय गीत भी को दर्जा प्रदान किया गया था, राष्ट्रीय दर्जा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया। इसका गाने का जो समय है, इसके गाने का समय है वो 1 मिनट 5 सेकेंड अवधि दी गई है। ठीक है, 1 मिनट 5 सेकेंड। इस गीत की जो रचना है वो सितंबर या अक्टूबर महीने में 1875 में हुई थी। भारतीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ओके, अगले बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब यहाँ था राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी सभी को मालूम है क्या है, लेकिन उसका कभी कभी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है तो वहां पर बच्चे अटक जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मयूर है, यानी कि मोर है। मोर का साइंटिफिक नाम है पोबोक्रेस्टस। क्या नाम है, पोबोक्रेस्टस। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, जो मयूर यानी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, कितना सुंदर नजर आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पॉइंट की, इसके संबंधित कुछ चीजें की। तो भारतीय जीव प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे संपूर्ण संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद इसे कोई भी शिकार नहीं कर सकता। अगर कोई शिकार करेगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय जो पशु है वो है बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, ये रॉयल बंगाल की बिल्ली की प्रजाति से बिलोंग करता है। तो देखिए, ये भारत में बाघ की पाए जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, कितना खुश होकर बैठा है टाइगर। ठीक है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रतीकों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो वो है कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। इसको वैज्ञानिक नाम जो है निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ये किस कलर का नजर आ रहा है आपको, हल्के गुलाबी कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है। तो राष्ट्रीय फल है आम।
यानी कि मैंगो। मैंगो से ही लिया गया है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इंडिया में इसकी लगभग 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए, भारत में विभिन्न आकार, प्रकार और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। ठीक है ना, अभी थोड़े दिन के बाद सीजन चालू हो जाएगी आमों की। नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बट वृक्ष है। बट वृक्ष को बरगद कहते हैं। ठीक है, बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वो फाइकस बेंगालेंसिस है। क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ बंगाल में स्थित है, इसीलिए वहां से इसका नाम बेंगालेंसिस लिया गया है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन फिश है। क्या है? डॉल्फिन फिश। और वहीं से इसका नाम साइंटिफिक लिया गया है कि प्लाटानिस्टा गंगेटिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक। ओके, इसको हमारी भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डाल्फिन नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, डाल्फिन मछली को देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ओके, वीडियो सही लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मुफ्त में सारी नॉलेज मिल सके। ओके, आगे हम बात करते हैं, नया क्वेश्चन है बिल्कुल, राष्ट्रीय विरासत पशु। ये अगर आपसे पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है तो यहाँ पर बच्चे बहुत अटक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लेकर आए हैं आपके लिए। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो गजराज यानी कि हाथी है। क्या है? हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम एलिफस इंडिका है। इसका वैज्ञानिक नाम एलिफस इंडिका। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को इस आशय की अधिसूचना जारी की थी कि जो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु होगा वो गजराज यानी कि हाथी होगा। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय नदी की। तो हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है, मगर कुछ मूर्खों के कारण, कंपनियों के कारण ये नदी प्रभावित हो रही है, जिस वजह से इसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है कुछ पुरानी परंपराओं के कारण। तो देख लीजिए, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ओके, आगे हम बात करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।